how to tackle cases या case laws. Let us see. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राम promised to pay his son Anu a sum of rupees 1 lakh if Anu passed CA examination in the first attempt. Okay. Anu passed the examination on his very first attempt, but Ram failed to pay the amount as promised. Anu filed a suit for the recovery of the amount. Pay his son. सोशल रिलेशनशिप आ रही है? यस. तो क्या राम पे करने के लिए लायबल है? नहीं. केस किया था कोई हमने? हां, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर किया था. अब सवाल उठा, अगर ये केस आया मेरे पास 4 नंबर पे मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये लिखना है, आपने ये दिमाग में ये रखना है कि इस केस के अंदर मैं क्या करूं. मतलब ये केस है किस पॉइंट पे? सोशल एग्रीमेंट पे है. ये बात मैं समझ गया. छोटा सा नोट जैसे मैं बना रहा हूं, मैं सोशल एग्रीमेंट के बारे में लिख पाऊंगा यहां पर. ठीक है. दूसरा, जजमेंट है मेरे पास कोई? हां, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का अगर मैं जजमेंट लिख दूं तो वो भी बात बन जाएगी. अच्छा. तीसरा, क्या ये राम लायबल है इस केस में? राम नॉट लायबल है. राम नॉट लायबल है. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे ये लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं. हाँ. अब 4 नंबर पे मैं क्या लिखूं? सोशल एग्रीमेंट है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, राम नॉट लायबल. मैं शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत आप कैसे करेंगे? सोशल एग्रीमेंट तो है, मगर एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट कहां से निकला? कॉन्ट्रैक्ट से. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ने बताया एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज या कॉन्ट्रैक्ट. तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें आई, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी. हमने यही लिखा कॉपीज में. फिर मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट समझाया, मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी समझाया. फिर हमने लिखा हुआ है कि कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट जो होते हैं तो उनमें प्रिजम्पशन ली जाती है कि एक दूसरे को केस फाइल करने की इच्छा है, बट सोशल एग्रीमेंट के अंदर यह माना जाता है कि एक दूसरे के ऊपर केस फाइल करने की इच्छा नहीं है. बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. जब भी जजमेंट लिखो अंडरलाइन जरूर करना जजमेंट को. इससे सामने वाले का ध्यान इस तरफ जाता है और वो इंप्रेस होता है कि हाँ इसको पता है. तो आपने पूरा कंटेंट लिख दिया. देखो, पूरा लॉ जो आपको आता था आपने सारा यहां लिख दिया. ये आपका सारा स्टेप नंबर 1 हुआ है, परंतु अभी तक केवल स्टेप नंबर 1 आपने किया है. स्टेप नंबर 2 कहता है कि अब आप इस केस को एक्सप्लेन कीजिए जो केस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एज इट इज चिपकाओगे, ये भी हो सकता है, या फिर उसको समरी बना के लिख दो, ये बेस्ट है. तो मैंने समरी बनाई. देखो उस क्वेश्चन की, इन द गिवन केस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राम ने प्रॉमिस किया था 1 लाख रुपए, अगर वो पास हो गया. अनु ने पास किया बट राम फेल टू पे. समराइज करके लिखा. 3-4 लाइनों से ज्यादा मत लिखना. ठीक है. अब ये गिवन केस को यूज किया, ये स्टेप नंबर 2 है. इसके मार्क्स नहीं मिलते आपको. स्टेप नंबर 2 के मार्क्स नहीं मिलते, परंतु ये लिखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि इससे ना लय में ये आंसर ना बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है ये लिखने से. ठीक है. अब मैं आया स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 जिसको आप नाम देते हैं कॉन्क्लूजन. जब भी आप स्टेप नंबर 3 पर आएंगे, इसका हेडिंग जरूर ध्यान रखना, कॉन्क्लूजन. इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, टू लेंथी नहीं होना चाहिए. कॉन्क्लूजन कभी भी लेंथी नहीं होगा. 3 या 4 मैक्सिमम लाइन बस. वैसे तो 2 लाइन में निबट जाए वही अच्छा है. गिवन केस इज अ सोशल प्रॉमिस which will not give rise to any legal obligation. Legal obligation that is not enforceable. ये enforceable नहीं है. It is not enforceable at all. Thus, Anu is not entitled to recover the amount from his father, Ram. बस. This is how to tackle the case study. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट. इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है? ये अभी थोड़े टाइम के लिए मैं कहूंगा पेंडिंग रख दो. इसे थोड़ी टाइम के लिए पेंडिंग रख दो, और हम एक चैप्टर करेंगे आगे जाकर, तो वहां पर जाकर इसकी क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी. अभी वॉइड एग्रीमेंट का एक चैप्टर आएगा, तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग. ठीक है. आगे क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन.
A says to B, if you will pay me ₹500 per month, I will not play Casio every night. A B को कहता है कि अगर तुम 500 रुपये महीना मुझे दो तो मैं कैसियो प्ले नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर की डेफिनेशन कहती है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा या मैं कुछ नहीं करूँगा। तो क्या कुछ ना करना भी ऑफर है? द आंसर इज यस, ये भी एक ऑफर है। तो अगर ए बी को कहता है कि अगर तुम 500 रुपये दो तो मैं कैसियो प्ले नहीं करूंगा, विल इट अमाउंट टू ऑफर? द आंसर इज यस। अब आपको ये तो पता है कि ये ऑफर है, शुरुआत कैसे करोगे? अगर ये 4 नंबर पे आ जाए तो इसकी शुरुआत कैसे करोगे? भाई साहब मुझे पता है ऑफर ये है, तो पहले ऑफर की डेफिनेशन लिखो। लो जी, स्टेप नंबर 1 ऑफर की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। अब मेरे पास ऑफर की डेफिनेशन लिखने से भी लेंथ कोई ज़्यादा मैनेज तो नहीं हो रही। जो आपको एग्जाम में शीट्स मिलेंगी उस शीट का अपने नियर अबाउट 70% जो पेज है, पहला पेज जो शीट होती है उसका पहला पेज 70% भरना है। अगर 4 नंबर पे हो, 6 नंबर पे हो तो पूरी शीट का, वो पूरी शीट का, सामने वाली शीट का 100% भरना है। जैसे ये आपकी शीट है, ये आपकी शीट है तो 70% मतलब यहाँ तक भरा, और 6 नंबर पे 100% मतलब पूरी ये शीट भरी, ठीक है। फिर अगले पेज पे आओगे, पूरा पेज भरना है वो वाला 6 मार्क्स के लिए, 4 नंबर के लिए 70%। आगे 6 और 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है आपको 8 नंबर का आ जाए, अगर आ जाए तो 70% जितना लिखा था उसका दुगना कर दो बस, और क्या, इतना ध्यान रखना। फिर अब मैं और क्या लिखूँ यहाँ 4 नंबर पे? आपने एसेंशियल्स ऑफ ऑफर लिखे थे, ऑफर के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे लिखो, वो सारे लिखे। देखो आपके पास सारा कंटेंट है, आपकी कॉपीज में सब कंटेंट आ गया है। अब आप गिवन केस, यहां पर गिवन केस को यूज नहीं किया, गिवन केस को भी यूज कर सकते हो। इन द गिवन केस, मैंने कहा इसके मार्क्स नहीं होते मगर इसे यूज जरूर करना, गिवन केस को जरूर लिखना। तो आपने पूरा गिवन केस लिखा। फिर कंक्लूजन कहता है दस वी में कंक्लूड दैट ऑफर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। इन दिस केस द ऑफर इज नेगेटिव एज ए इज विलिंग टू एब्सटेन फ्रॉम प्लेइंग कैसीनो फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब उसको कंसिडरेशन मिल रहा है और वो कुछ करने से मना कर रहा है, ठीक है। दस इट विल अमाउंट टू अ वैलिड ऑफर, ठीक है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, LIC कम्युनिकेट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम टू ऑल इट्स एम्प्लॉय। वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है अपनी इच्छा से आप रिटायरमेंट ले लो, अपनी इच्छा से कभी भी रिटायरमेंट ले लो, इसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑप्टेड बट द मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड हिज एप्लीकेशन। इज द एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू एनी राइट अगेंस्ट द मैनेजमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई आपने एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चालू की, एम्प्लॉय ने कहा मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आना चाहता हूं, बट मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते। क्या एम्प्लॉय का राइट है अगेंस्ट द मैनेजमेंट? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाता है तो वो आपको इनवाइट करता है कि बताइए कौन कौन ऑफर देना चाहता है हमें रिटायरमेंट के लिए। तो जब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आती है तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। उस स्कीम में आप फॉर्म भर के भरते हो कि हाँ जी मैं भी करना चाहता हूँ रिटायरमेंट, मैं भी लेना चाहता हूँ रिटायरमेंट, तो वो ऑफर है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट सिलेक्ट करता है किन किन को रिटायरमेंट दे सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस टू द ऑफर बनता है, ठीक है ना। तो क्लियर? तो देखिएगा सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखना है, पूरा कॉन्सेप्ट लिखो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर विच कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। अब इसमें एक लाइन आपने अपनी कॉपीज में लिखनी है, मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑफर बताया, फिर मीनिंग ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर बताया। ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू रिसीव ऑफर और नॉन एज इन्विटेशन टू ऑफर। ये जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, सॉरी ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं, इसे अपनी कॉपीज में आज आपने होमवर्क में लिखना है। ऑफर मेड विद द इंटेंशन, हो सके तो ये पूरे का पूरा आंसर ही आप अपनी कॉपीज में लिख देना। इस आंसर को अपनी कॉपी में जरूर लिखना, इस आंसर को जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू रिसीव ऑफर, यानी कि जब आप कोई ऑफर देते हो कि उसके आगे ऑफर आए तो उसे इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं। अगली बात, अब ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में फर्क बताया गया है। कहता है एन ऑफर इज डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट।
ऑफर एकदम सर्टेन होता है और ऑफर की एक्सेप्टेंस होता ही फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वेयर एज एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन एक्ट, इज एन एक्ट प्रिसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। हमने लिखा था कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, प्रीसीड करता है ऑफर को, यानी कि वो ऑफर से पहले आता है, तो वही लिखा है प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब आप ऑफर दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा अभी। Thus, where a party, without expressing his final willingness, propose certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer, but only invite the other party to make an offer on those terms. यानी कि फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का प्रोस्पेक्टस निकालना, ये इनविटेशन टू ऑफर है, क्योंकि जब कॉलेज प्रोस्पेक्टस निकाल रहा है तो आपको ऑफर नहीं दे रहा, बल्कि वो कह रहा है आप फॉर्म भरो, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको एडमिशन दे या ना दे। सिमिलरली वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जब आ रही है तो वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म भर के दो, हम देखेंगे कि आपको इस स्कीम के अंदर रिटायरमेंट अलाउ करें या ना करें। तो वही लिखा है, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, यानी कि ऑफर में तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, विलिंगनेस आती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रहा हूं, बट ये इन्विटेशन में मिसिंग होती है, क्योंकि इन्विटेशन में तो आपको केवल अभी बुलाया जा रहा है। प्रपोज सर्टेन टर्म ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, अभी जब आप भर के दोगे इन्विटेशन टू ऑफर को तो उसके बाद सामने वाली पार्टी अभी उसे एनालाइज करेगी, नेगोशिएट करेगी, आपसे बात करेगी, तो इसलिए इन्विटेशन अलग है और ऑफर अलग है। ठीक हो गई इतनी बात? चले, इन ऑर्डर टू एसर्टेन, ये पूरा आंसर आपने लिख के रखना अपनी कॉपी में, ये डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। In order to ascertain whether a particular statement amount to an offer or invitation to offer, the test would be intention with which statement is made. It all depend upon the intention. किस इंटेंशन से दिया गया। आगे बढ़िएगा, इफ अ पर्सन मेक्स द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट, अगर कोई व्यक्ति ऑफर कोई स्टेटमेंट दे रहा है और उसका ये है कि आपने हाँ करते ही वो लायबल हो जाएगा, तो वो ऑफर है। As soon as the other accept, he is making an offer. Thus, the intention to be bound is important factor to be considered in deciding whether a statement is an offer or invitation to offer. यानी कि अगर मान लीजिए आपने किसी को एक्सेप्टेंस दी, किसी को स्टेटमेंट दी और उसके एक्सेप्ट करते ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट में लायबल हो जाओगे, तो ये ऑफर है। बट अगर मान लीजिए सामने वाला अगर उसे एक्सेप्ट करता है तो फिर उसके बाद अगली टर्म नेगोशिएशन की शुरू होगी, तो इन्विटेशन टू ऑफर है। आगे, फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जांपल्स ऑफ इन्विटेशन टू बाय और सेल। एन इन्विटेशन बाय एग्जांपल दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफ इन्विटेशन। हाँ जी, कौन कौन से एग्जांपल हैं देखिएगा। एन इन्विटेशन बाय अ कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, जब कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स को खरीदने के लिए बुलवाती है। सेकेंड, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का केस किया था। एडवर्टाइजमेंट ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल मतलब नीलामी, जब आप लोगों को नीलामी के लिए बुलवाते हो तो वो भी क्या है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, यानी कि आपने प्राइस की क्वेरी की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मुझसे पूछा, पोपली सर आपके फर्नीचर का प्राइस क्या है, मैंने क्वेरी का रिप्लाई किया 1 लाख रुपए, तो अभी केवल इन्विटेशन ही चल रहा है, अभी ऑफर वगैरह नहीं आए हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, एलआईसी ने कम्युनिकेट किया है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम टू ऑल इट्स एम्प्लॉय, वन ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉयड। अब गिवन केस लिख रखे हैं, देखो वन ऑफ द एम्प्लॉय ने क्या किया। कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव फैक्ट वी मे कंक्लूड दैट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बाय एलआईसी विल नॉट अमाउंट टू एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड एलआईसी इज जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग द ऑफर। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जी, मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ मिसेस लाली so that he can spend the amount on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement if he orally loved her. Mr. Ramesh made a written agreement and the agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife, Mrs. Lali, and Mrs. Lali want to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount, referring to the, अब देखो हस्बैंड वाइफ की बातें हो रही है ना, सोशल एग्रीमेंट आ गया, चाहे रिटर्न में हो है तो सोशल एग्रीमेंट, चाहे रिटर्न में हो है तो सोशल ना, रिकवरी नहीं हो सकती। बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है,
बिल्कुल पहले क्वेश्चन एग्रीमेंट डिफाइन किया, इन्फोर्सेबिलिटी डिफाइन किया, कमर्शियल एग्रीमेंट के बारे में, सोशल एग्रीमेंट के बारे में, गिवन केस, कंक्लूजन। बिल्कुल पहला केस वही का वही रिपीट था। और आगे आइएगा, A shopkeeper displayed a pair of dress in the showroom and price tag of 2000 was attached to the dress. Price tag लगाया शोरूम में। Miss Lovely looked to the tag and rushed to the cash counter. Then she asked the shopkeeper to receive the payment and pack up the dress. The shopkeeper refused to hand over the dress. Again invitation to offer और offer का झगड़ा आ रहा है। चलिए, of the price stated in the price tag attached to Miss Lovely, seek your advice whether she can sue the shopkeeper. No. Again पूरा वही आंसर, इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में फर्क, फिर गिवन केस, फिर रिप्लाई। ठीक हो गई थी बात। आगे बिल्कुल डिप्टो वैसे ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसे कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको सबसे पहला स्टेप लिखना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यानी कि यहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले कंक्लूजन आता है, बाद में फैक्ट्स आते हैं, रीजंस आते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल एज इट इज होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज, जैसे ऑफर आया वैसे ही होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने सबसे पहले ये लिखा। फिर एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस अमाउंट टू मेकिंग ऑफ अ काउंटर ऑफर, क्योंकि अगर कंडीशनल ऑफ एक्सेप्टेंस है तो इट विल बी काउंट एज अ काउंटर ऑफर एंड विच विल ब्रिंग टू एंड टू द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर के बारे में सब कुछ लिख दिया आपने। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। चले, फिर कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब मैनर। क्या जरूरी है एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मैनर में हो? द आंसर इज हाँ, बट अगर ना हो तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो सकते हैं, हमने देखा था। इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब मैनर, द ऑफरर में, हाँ जी मैंने कहा था ऑफर देते हुए मैंने आपको कहा मैं आपको फर्नीचर बेचना चाहता हूं, हाँ या ना करनी हो तो रिटर्न में करना, आपने ओरल कर दिया। अब ये ऑफरर के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ऑफरर चाहे तो आपकी एक्सेप्टेंस को हाँ करे, या वो कहे नहीं जी आपने ढंग से एक्सेप्टेंस नहीं दी, वो ना भी कर सकता है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब मोड होनी चाहिए, मगर अगर नहीं भी हुई तो फिर भी ऑफरर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है। स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है स्टेटमेंट। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इवन दो ऑफरर में एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ये लिखेंगे नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। अगर तो ये 2 नंबर पे आया तो आप केवल इतना लिख दीजिए, काम चल जाएगा। 4 नंबर पे आया तो ये सारा भी लिख दीजिए, डिपेंड करता है। तो आपके पास लेंथ लिखने को है, बहुत है, कहीं दिक्कत नहीं है लेंथ की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स थ्रू अ टेलीग्राम आस्क्ड मिस्टर वाई 2 क्वेश्चन, नेमली, अब टेलीग्राम के थ्रू पूछ रहा है विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, ये कोई पेन होगा, एंड टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। पहला कहता है क्या आप हमें बेचेंगे, और दूसरा बेचेंगे तो लोएस्ट प्राइस क्या होगा। मिस्टर वाई रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट द लोएस्ट प्राइस फॉर द बम्पर हॉल पेन इज 900 pounds. Mr. X sent another telegram stated we agree to buy a bumper hall pen at 900 pounds. However, Mr. Y refused to sell the property at the price. Mr. X sued Y, contending that he had made an offer to sell the property at 900 and therefore bound by the offer. पहली बात X तुमने क्या पूछा है,
तुमने प्राइस पूछा है, यानी कि तुम इनविटेशन दे रहे हो। अभी वो उसका रिप्लाई आएगा, उसने रिप्लाई किया, उसने रिप्लाई किया कि भैया मैं इस पे बेचने को तैयार हूं। उसके बाद फिर तुमने कहा जी कि हम वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट 900 पाउंड, यानी कि तुमने क्या किया, अब तुम एक ऑफर दे रहे हो कि हम इसे खरीदना चाहते हैं। अब यहां है विलिंगनेस कि हम इसे खरीदना चाहते हैं 900 पाउंड पे। मिस्टर वाई ने मना कर दिया, तो क्या मिस्टर वाई मना कर सकते हैं? द आंसर इज यस। भाई ऑफर में मैं कह सकता हूं ना कि ऑफर में मना तो किया ही जा सकता है। अब ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कहता है अ पर्सन, सबसे पहले ऑफर डिफाइन किया। ये एक्चुअल में पूरा केस लॉ जो था ना, ये पूरा केस लॉ जो था ये वाला एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आपके स्टडी मटेरियल ने केस लॉ डाला हुआ है, तो ध्यान से सुनना। ये एक रियल घटना थी, जैसे हमने कई घटनाएं करी ना, वैसे ही ये जैसे फार्मास्यूटिकल, लालमन वर्सेस गौरीदत्त, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, वैसे ही एक रियल घटना थी। केस का नाम था हार्वे वर्सेस फेसाई। हार्वे वर्सेस फेसाई का एक केस था। सबसे पहले मैं प्रपोजल डिफाइन कर रहा हूं कि, या ऑफर डिफाइन कर रहा हूं कि ऑफर होता क्या है। मैंने ऑफर को डिफाइन किया, चलिए उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैलिड ऑफर लिखे। मैं केवल एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ है लिखने को। मैं कह रहा हूं ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन और इन्विटेशन टू ऑफर, और इन्विटेशन टू ऑफर। अब हार्वे वर्सेस फेसाई के केस में हुआ क्या था, ये देखिएगा। हार्वे वर्सेस फेसाई कहता है वेयर द कोर्ट कुड नॉट एग्री विद द प्लेंटिफ ऑन द ग्राउंड दैट व्हाइल द प्लेंटिफ हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस। ये इसका डिसीजन था, इस केस का डिसीजन था। जैसे हमने लालबन वर्सेस गौरीदत्त वगैरह का डिसीजन किया ना, वैसे इस केस का डिसीजन था कि where the court could not agree with the plaintiff on the ground that while plaintiff had asked 2 questions, the defendant replied only to the second question by quoting the price, but did not answer the first question but reserved their answer with regard to their willingness to sell. अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, पहला इसने सब क्वेश्चन पूछा मिस्टर एक्स ने वाई से कि क्या आप हमें बंपर हॉल पेन बेचोगे एंड उसका लोएस्ट प्राइस बताइए। अब वाई ने रिप्लाई में पहले का रिप्लाई नहीं किया, उसने केवल दूसरे का रिप्लाई किया कि इसका लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड है। उसने ये नहीं लिखा कि मैं आपको बेचूंगा, ये नहीं लिखा कि मैं आपको बेचूंगा, उसने कहा ये प्राइस ये है। तो यही हार्वे वर्सेस फेसाई में लिखा। कहता है जहां कोर्ट प्लेंटिफ ने कहा कि प्लेंटिफ हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चन, प्लेंटिफ ने 2 क्वेश्चन पूछे, डिफेंडेंट ने केवल एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया बट डिड नॉट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। उसने फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया, फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया। इसलिए इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि वाई ने कोई ऑफर दिया ही नहीं है इन्विटेशन टू ऑफर के रिप्लाई में। वाई ने कोई ऑफर नहीं दिया क्योंकि उसने रिप्लाई पूरा नहीं किया। Thus they have made no offer at all. Their lordship, lordship का मतलब जज, जज साहब ने क्या कहा, held that mere statement of the lowest price at which the vendor, vendor का मतलब होता है seller, जिस पर कि seller would sell contain no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. जज साहब का कहना था कि केवल प्राइस अपने प्रोडक्ट का बताना यह कहीं से भी ऑफर नहीं कहलाता। अगर कोई आपसे प्राइस पूछे आप बता रही हैं, नहीं, ऑफर नहीं कहलाता। आपने फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया है, इसलिए 10 कंक्लूजन लिख रहा हूं। कंक्लूजन आपको ना अगर प्रिंट आउट निकालना होगा तो आप इस पेज का निकालना जो मैं अभी दूंगा आपको। ये जो पेज में इसमें चेंजेस कर रहा हूं ना, ये सारा पेज मैं आपको दूंगा। Thus we may conclude that Y is not liable
क्वेश्चन ने केस स्टडी ने पूछा क्या था हमसे, इसने पूछा था वाई इज नॉट बाउंड बाय द ऑफर, वाई इज नॉट बाउंड बाय ऑफर एंड कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है पक्ष ऑफ एक्स इज इनवैलिड। जो एक्स ने अपना पक्ष रखा है ना वो इनवैलिड है, जो एक्स ने अपना पक्ष रखा है वो इनवैलिड है। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। बारूद में अगर आग लगा दी जाए तो क्या होता है, विस्फोट होता है। सिमिलरली कह रहा है जब ऑफर को एक्सेप्टेंस आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी कि बारूद एक धमाका हो जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। यानी कि ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस देना और बारूद के ऊपर आग लगाना, क्या ये दोनों बराबर हैं? द आंसर इज यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू। सबसे पहले एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया। ठीक है, एज एंड व्हेन एक्सेप्टेंस इज मेड इट बिकम प्रॉमिस। जितने पॉसिबल केसेस है ना सारे डाल दिए इस असाइनमेंट में, इसके बाहर कॉम्प्लिकेटेड केस कोई बन ही नहीं सकता। और एग्जाम का लेवल इससे बहुत आसान है। मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल केसेस भी डाल दिए हैं और तभी डिस्कस भी कर रहा हूं। ठीक है, अब सुनिएगा। एज एंड व्हेन एक्सेप्टेंस इज मेड इट बिकम प्रॉमिस and existence of two or more promise which are issued in consideration to each other are called as agreement। कोई दिक्कत नहीं, यही तो हमने पढ़ा है। Now if the agreement is enforceable it become contract। वाह, तो एक तरीके से एक्सेप्टेंस होने के बाद वहाँ कॉन्ट्रैक्ट तक हम चले जाते हैं। Thus we may conclude that as and when acceptance trigger, जैसे ही एक्सेप्टेंस आती है, आना, इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। जैसे ही एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इट मीन्स दैट द ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ऑफर विड्रॉ कब हो सकता है? एक्सेप्टेंस से पहले। एंड एक्सेप्टेंस कन्वर्ट द ऑफर इनटू अ प्रॉमिस एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। तो एक्सेप्टेंस आने के बाद ऑफर भी रिवोक नहीं हो सकता, आज की क्लास में भी देखा। दिस मीन एज सुन एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोड। जैसे ही बारूद पे आग लगाई वो विस्फोट हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। Train of gunpowder, that is offer in itself is inert, but it is the lighted match। inert मतलब अपने आप में ऑफर कुछ नहीं है, ऑफर अपने आप में कुछ नहीं है, but it is the lighted match that is the acceptance which caused the gunpowder to explode। वो तो एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर की कोई पहचान होती है और कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है ना। The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the offeree which create a legal relationship। Clear? Once an offer is accepted, it become a promise and cannot be withdrawn or revoked। तो ऑफरर क्या अपने ऑफर को वापस ले सकता है एक बार एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं। An offer remains an offer so long as it is not accepted, but become a contract as soon as it is accepted। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। बताइए क्या इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? पहला, ए इंगेज बी फॉर अ सर्टेन वर्क एंड प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन एज शैल बी फिक्स्ड बाय सी। बी डज द वर्क। ए कहता है बी को कि बढ़िया ये काम कर दे और कंपनसेशन वो दूंगा जो सी एग्री कर लेगा। तो क्या इस तरीके से कंपनसेशन एग्री की जा सकती है? हाँ। Yes, there is a contract between A and B. A has to pay compensation fixed by C। अच्छा, C अगर compensation fix ना करे तो भी एक reasonable amount A को B को पे करना ही पड़ेगा। ये बड़े अद्भुत क्वेश्चन है, सारे ध्यान रखना, बहुत अद्भुत लेवल के क्वेश्चन हैं। साधारण क्वेश्चन तो मैंने दिए ही नहीं है यहाँ पर, बहुत सिंपल से क्वेश्चन नहीं डाले हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं। क्वेश्चन अगला सुनिएगा। अजय टेक अ सीट इन अ पब्लिक व्हीकल। जब आप पब्लिक व्हीकल यानी कि बस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में बैठते हो तो आप टिकट लेते हो। तो क्या टिकट लेना जरूरी होता है? यस।
क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हो। यस देयर इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप चेयर पे बैठे या बस पे बैठे और ये इम्प्लाइड है कि आपने ट्रेन को कहा है कि बस ने आपसे कहा कि हाँ जी जाना चाहते हो, आपने कहा एक्सेप्ट किया, तो अब पेमेंट तो करनी पड़ेगी। बाय टेकिंग अ सीट अजय हैज एक्सेप्टेड एन ऑफर मेड बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो एक कंपनी जो बस चला रही थी, आप उस बस में जैसे ही चढ़े तो उनका ऑफर था कि आओ, आपने कहा आ गए, तो बस हो गया। थर्ड, एक्स एंड वाई एग्री टू प्रॉमिस टू मैरी ईच अदर, नॉट इट्स अदर बट ईच अदर। तो बताइए क्या मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है? द आंसर इज यस, सिंस ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट डज इट वुड अमाउंट टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पहला पढ़िएगा, अ कुली इन द यूनिफॉर्म। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। कहता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना, उनमें से कौन सा टाइप आ रहा है? पहला, a coolie in the uniform pick up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by the A and A allow him to do so। एग्जाम्पल भी दिया था, क्या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है? यस। तो सबसे पहले आपने लिखा इट इज अ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए मस्ट, क्योंकि ये केस स्टडीज कौन सी है जी? छोटी छोटी केस स्टडीज हैं। जब तक 4 नंबर की केस स्टडी ना आए ना, तब तक वो कंक्लूजन लास्ट में मत लिखना। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एक तरीके के, तो कंक्लूजन पहले लिखो। अच्छा बाद में लिखेंगे क्या कंक्लूजन, तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स फिर भी नहीं कटेंगे अगर कंक्लूजन लास्ट में लिख दोगे। बट ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, 1-1 2-2 नंबर पे, उन पे ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाओ, कंक्लूजन पहले लिख दो। आगे, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। ये अभी पेंडिंग है, वैसे इसे पेंडिंग छोड़ो, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे पेंडिंग छोड़ो अभी। A contract with B for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed। क्या मैं कह सकता हूँ void contract हो गया? Yes, void contract हो गया भाई, क्योंकि वादा किया था बट निभा नहीं पाए, तो void contract। ठीक है, आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 12। रामास्वामी proposed to sell his house to Ramanathan। Okay, Ramanathan sell his acceptance by post। Next day Ramanathan sent a telegram withdrawing his acceptance। Examine the validity of acceptance regarding the Indian Contract Act। पहला, telegram of revocation of acceptance was received by Ramaswamy before the letter of acceptance। यानी कि रिवोकेशन का लेटर पहले ही आ गया है, तो रिवोकेशन प्रिवेल करेगी, एक्सेप्टेंस रिवोकेशन। तो मैं कह सकता हूं पहले केस के अंदर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय रामानाथन इज वैलिड। आगे, द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच टुगेदर, यानी कि साइमल्टेनियस। तो लिखवाया हुआ आंसर क्या होगा? डिपेंड करेगा कि कौन सा पहले पहुंचा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी की सारी केस स्टडी। ऐसे हम हर एक चैप्टर की करते जाएंगे, बट जो केस स्टडीज़ आपको बड़े ध्यान से करनी है इस पूरे उसमें मैं बता देता हूँ, जहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिली, वो हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप एक बार देखकर जरूर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्वेश्चन नंबर 4, 8 एंड 9, ये इस असाइनमेंट के बहुत ज़्यादा जरूरी करने वाले क्वेश्चन रहेंगे, 4, 8 एंड 9। चलो जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, थैंक यू। और ये जो वीडियो की स्टडी की है ये मैं आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ। थैंक यू।